अंग्रेजों के लिए बंगाल अहम क्यों था? इसके लिए जरूरी है कि हम बंगाल की इकोनॉमी के बारे में जानें। प्रारंभ से ही अंग्रेजों की आंखें बंगाल पर लगी हुई थी, क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ और धनी प्रांत था और एशिया के व्यापार में बंगाल का योगदान 60% से भी ज्यादा था। बंगाल उस समय मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ और सबसे अमीर प्रांत था। इसमें वर्तमान बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा राज्य शामिल थे। बंगाल अपने प्रसिद्ध वस्त्रों, रेशम और नमक के लिए काफी ज्यादा दुनिया में फेमस था। बंगाल से यूरोप को निर्यात होने वाली वस्तुओं में नमक, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती वस्त्र और हस्तशिल्प शामिल थे। और अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी को देखा जाए तो भारत में यहां से चावल, रेशमी और सूती वस्त्रों की पूरी जरूरत इसी स्टेट को यही स्टेट पूरा करता था। यूरोपीय लोग बंगाली उत्पादों जैसे सूती वस्त्र, रेशम और अफीम का भी आयात करते थे। एशिया से डच आयात में बंगाल का हिस्सा 40% था। इसमें 50% से ज्यादा कपड़ा और 80% रेशम शामिल है। बंगाल से सॉल्ट पीटर यानी कि सोरा का भी यूरोप भेजा जाता था। कच्चा रेशम जापान को भेजा जाता था और नीदरलैंड को भेजा जाता था। इसके अलावा रेशमी वस्त्र यूरोप, इंडोनेशिया और जापान को निर्यात किए जाते थे। अगर बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता तो उसे अधिक से अधिक धन कमाने की आशा थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1690 के दशक में कलकत्ता की नींव रखी और ब्रिटिश वाणिज्यिक उपनिवेश की स्थापना की। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति देने के बदले पूरे साल में सिर्फ 3000 रुपये का भुगतान करती थी, जो कि 350 पाउंड के आसपास था। और इसके विपरीत बंगाल से कंपनी को जो होने वाला फायदा था वह तकरीबन 50,000 पाउंड से अधिक का था। मतलब सिर्फ 350 पाउंड दीजिए और 50,000 पाउंड का फायदा कमाइए। बंगाल में अंग्रेजों की एंट्री कैसे हुई, इस पे बात करते हैं। लेकिन उस पर बात करने के पहले हम देखेंगे कि भारत में मुगलों के पतन के बाद नए राज्यों का उदय कैसे हुआ। तो जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो 3 तरह के स्वतंत्र नए राज्यों का उदय हुआ। उनमें जो पहले तरह के जो राज्य थे उनको हम कहते हैं सक्सेसर स्टेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वे राज्य थे जो कि आज़ाद थे, उसके बाद भी मुगल प्रांत के साथ औपचारिक संबंध उन्होंने बनाया हुआ था, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। बुरहान उल मुल्क सादत खान ने स्वतंत्र अवध का गठन किया और उनको अवध का सूबेदार कहा गया। इसी तरह मुर्शीद कुली खान ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल की कमान संभाली और निजामुल मुल्क आसफ शाह ने हैदराबाद की नींव रखी। इसके बाद उभरते हुए नए राज्यों की दूसरी श्रेणी में न्यू स्टेट्स आते हैं, जिन्होंने मुगल प्रांत से खुद को पूरी तरह से आज़ाद घोषित कर लिया था, जिसमें सिख, जाट और मराठा शामिल थे। इसके अलावा एक और श्रेणी थी जिसमें आज़ाद राज्यों में शामिल थे मैसूर और राजपूत। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मौत के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उसी समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी कुछ कुछ ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगने लगे, उसे सिक्के ढालने का भी अधिकार नहीं दिया। वही कंपनी के लोग तो खुद ही अपना सिक्का बना रहे थे और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से उनका व्यापार तबाह हो रहा है और उनका व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार उनके ऊपर लगाने वाले टैक्स हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसको अपना दायरा बढ़ाना होगा, आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, ज़्यादातर किले बनाने पड़ेंगे। और इस तरह टकराव बढ़ने लगा नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और ये टकराव लगातार गंभीर होते गए और आखिरकार इनका जो नतीजा हुआ वो प्लासी के युद्ध के रूप में हमारे सामने आया। बंगाल में क्यों लड़ाई शुरू हुई, जरा इस पे बात करते हैं।
बंगाल मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद विभिन्न प्रांतों ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। इसमें अली वर्दी खान ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन अली वर्दी खान को कोई पुत्र नहीं था। इनकी तीन पुत्रियां थीं। जो बड़ी बेटी थी उनका नाम था घसीटी बेगम, वो निसंतान थी। और दूसरी और तीसरी से एक एक पुत्र थे, उनके नाम थे शौकतगंज और सिराजुद्दौला। जब 10 अप्रैल 1756 को अली वर्दी खां की मृत्यु हुई तो इन दोनों बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई और शौकतगंज को हराकर सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। जरा बंगाल की टेरिटरी को देखते हैं। 1717 से लेकर 1751 के बीच में उस समय का बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, ये सब मिला के उस समय का संयुक्त बंगाल था। तो ये टेरिटरी जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इसका विस्तार कहां से कहां तक है। अंग्रेजों ने एक बड़ी समस्या ये पैदा की कि मुगल सम्राट ने जो अंग्रेजों को निशुल्क सामुद्रिक व्यापार की छूट दी थी, जिसे दस्तक कहा जाता था, अंग्रेज इसका मिसयूज करने लगे। यानी कि इस दस्तक दस्तक यानी कि दस्तखत, सिग्नेचर, जिसके जरिए इनको छूट दी गई थी कि वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं, तो अंग्रेजों ने अपना व्यक्तिगत व्यापार भी इसके जरिए करने लगे। और इससे नवाब को आर्थिक तौर पे क्षति होती थी। नवाब को जब इसकी जानकारी हुई तो नवाब क्रोधित हो गया और नवाब ने व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग को बंद करने का निश्चय किया। इससे अंग्रेज संघर्ष पर उतर आए। एक दूसरी समस्या अंग्रेज कर रहे थे वो था कि किलेबंदी कर रहे थे। इसमें यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने भारत में भी किलेबंदी करना शुरू कर दिया। नवाब को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक आउटसाइडर जो ट्रेडर्स हैं, बाहरी लोग हैं, वो क्यों किला बना रहे हैं। ये बात सही भी थी। नवाब इसको अपनी संप्रभुता के विरुद्ध समझते थे। तो वो क्रुद्ध होकर कलकत्ता की ओर कूच कर गए और जून 1756 में, इसको याद रखिएगा, जून 1756 में नवाब ने, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, जून 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की ओर कूच किया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। और इसी समय एक और घटना हुई कलकत्ता में, ब्लैक होल की घटना, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और आपकी परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। फोर्ट विलियम के आत्मसमर्पण के कुछ दिनों बाद ही 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने एक काल कोठरी में तकरीबन 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर लिया। वो एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें 150 ब्रिटिश कैदी समा गए। तो ये सफोकेशन होने लगा, गर्मी बहुत थी उस समय। उससे 123 कैदियों की मौत हो गई। और ये जो घटना थी, ये इससे अंग्रेजों में खलबली मच गई और इनके बीच, नवाब और अंग्रेजों के बीच खुल के दुश्मनी सामने आ गई। इसके बाद प्लासी का युद्ध तय हुआ। क्लाइव क्रोधित होकर प्लासी की तरफ कूच किया और 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। तो ये युद्ध बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। अंग्रेजों के पास सिर्फ 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही। यानी कि हर हाल में सिराजुद्दौला की जीत होनी ही थी। लेकिन हुआ कुछ कुछ अलग ही वहां पर चीजें हुई। वहां पर एक षड्यंत्रकारी मीर जाफर था, जो कि नवाब सिराजुद्दौला का सेनानायक था और उसे शासक बनने का सपना आता रहता था। तो ये बात जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चली कि ये मीर जाफर जो है, ये नवाब बनना चाहता है बंगाल का, तो क्लाइव ने इसके साथ मिलकर षड्यंत्र किया। और इस षड्यंत्र के बाद युद्ध में मीर जाफर ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि वो अंग्रेजों से युद्ध न करें। इसके अलावा मीर जाफर के अलावा 3 और षड्यंत्रकारी थे, राय दुर्लभ, जगत सेठ और ओमी चंद। तो ये 3 और जो षड्यंत्रकारी थे वो कौन थे? राय दुर्लभ सिराजुद्दौला की सेना का एक कमांडर था। ओमी चंद कौन था? ये बंगाल का एक व्यापारी था। और जगत सेठ,
एक वेल्दी बैंकर था, धनी बैंकर था। उसने ब्रिटिशर्स को, क्लाइव को, इस षड्यंत्र के लिए धन मुहैया कराया। ये चित्र है जिसमें क्लाइव के सामने मीर जाफर सिर झुकाए हुए खड़ा है। और उस समय अंग्रेज इस तरह की चित्रों को बनाना बड़ा पसंद करते थे, ताकि ब्रिटेन में दिखा सकें कि उनकी कंपनी भारत में कितना अच्छा काम कर रही है। और युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी। जो प्लासी का मैदान था वो एक छोटा सा गांव है जो कि कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच स्थित है। इसकी लोकेशन जरा ध्यान से देखना है। ये मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे है। ये आपका मुर्शिदाबाद जिला है बंगाल में, और ये नाडिया जिला है। तो इनके बीच में यहां पर प्लासी है। तो इसको मैं थोड़ा इंडिकेट कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां पर प्लासी का मैदान है और यहीं पर युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ये आपकी परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। प्लासी युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, इस पर बात करते हैं। इस युद्ध के बाद बंगाल पर कंपनी का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया और बंगाल का नया नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम करने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के व्यापार और वाणिज्य पर एकाधिकार हासिल कर लिया। इनकी मोनोपोली हो गई। अपने मन मुताबिक अपने फायदे के हिसाब से व्यापार करने लगे और फायदे कमाने लगे। और इसके बाद फ्रांसीसी बंगाल में खोई हुई अपनी प्रतिष्ठा और ताकत फिर कभी भी हासिल ना कर सके। कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति तथा उसके बड़े अधिकारियों जैसे क्लाइव वाटसन को बड़ी मात्रा में धनराशि उपहार के तौर पर दी गई। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को बहुत बड़ी राशि दी गई। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी के गौरव में काफी वृद्धि हुई। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साधारण व्यापारी कंपनी के लेवल से ऊपर उठ गई और अब एक प्रभावशाली सैन्य शक्ति बन गई जो शासकों का निर्माण और पतन करने में सक्षम थी। इस युद्ध को भारत के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इसी लड़ाई के बाद भारत की दासता की कहानी शुरू होती है। जंग के बाद क्लाइव ने सिराजुद्दौला का सदियों से जमा किया हुआ खजाना समुद्री जहाजों से लदवाकर ठीक ऐसे ही लंदन पहुंचा दिया, जिस तरह 18 साल पहले नादिर शाह ने दिल्ली की दौलत को दोनों हाथों से निचोड़ा था और फिर वो ईरान ले गया था। कंपनी ने इसके बाद कठपुतली नवाब मीर जाफर को सत्ता दे दिया और आधुनिक भारत के इतिहास में इस युद्ध का बड़ा महत्व है। इस युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। तो फिर युद्ध के बाद की स्थिति पर बात करते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और फिर मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठाया। मीर जाफर ने पहले हुए समझौते के अनुसार अंग्रेजों को खुश करने के लिए कंपनी को बंगाल के 24 परगना की जिम्मेदारी दे दी। अंग्रेज मीर जाफर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने लगे। तो फिर ये चीजें कहां रिफ्लेक्ट हुई? 1759 में। इस साल डच और अंग्रेजों के बीच बंगाल के संसाधनों की प्राप्ति के लिए बेदारा की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में कलकत्ता से कुछ मील दूर चिंसूरा एक जगह है, चिंसूरा, वहां रहने वाले डच अंग्रेजों को अपदस्थ करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। तो डचों ने नवाब मीर जाफर के साथ साठगांठ किया, षड्यंत्र किया और जावा स्थित अपनी बस्तियों से सैनिक सामग्री मंगाने की कोशिश की। तो रॉबर्ट क्लाइव को पहले ही डचों के इरादों का पता चल गया और उसने अपनी सैनिकों की मदद से चिंसूरा के निकट बेदारा की लड़ाई में पराजित किया और इसे हुगली के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 1760 में मीर जाफर को सिंहासन से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। और बदले में मीर कासिम ने कुछ इलाके अंग्रेजों को दे दिए। तो इन इलाकों के नाम याद रखने हैं।
वर्धमान, चिटगांव और मिदनापुर। वर्धमान, चिटगांव और मिदनापुर। बंगाल में जीत का अंग्रेजों के लिए क्या महत्व था, इस पे बात करते हैं। भारत में बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला पहला राज्य था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रांत के व्यापार से बहुत लाभ कमाया। कैसे ये लाभ कमाया इन्होंने, और असल में अगर पूरी स्थिति को देखा जाए, भारत में अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने क्या लाभ कमाया। 1757 के पहले, मतलब प्लासी के युद्ध के पहले, भारत की जीडीपी दुनिया की एक चौथाई थी। और जब अंग्रेज यहां से गए, उस समय भारत की जीडीपी 3% के आसपास रह गई। तो कंपनी के प्रभुत्व से पहले भारत दुनिया का अमीर देश था, सर्वाधिक अमीर देश था, और दुनिया की कुल जीडीपी का एक चौथाई हमारे देश में होता था। जबकि इसी दौरान ध्यान देने वाला एक बात यह है कि ब्रिटेन का हिस्सा सिर्फ 2% था। भारत की जमीन उपजाऊ और हर तरह के संसाधन से मालामाल थी। लोग मेहनती और हुनरमंद थे, और यहाँ पैदा होने वाले सूती कपड़े और मलमल की मांग दुनिया भर में थी। इसके अलावा यहाँ की शिपिंग और स्टील इंडस्ट्री बहुत ही संपन्न स्थिति में थी। ये सारी सूरत हाल प्लासी की जंग के बाद बदल गई। 1947 में जब अंग्रेज यहां से गए, तो सिकंदर के विपरीत इनकी झोली भरी हुई थी और भारत के हाथ खाली थे। आइए कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आते हैं। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली कहाँ था? मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद में किया। 1740 ईस्वी में गिरिया युद्ध में बिहार के किस नायब नाजिम ने बंगाल पर अधिकार कर वहां का नवाब बना? अलीवर्दी खां। ये पहले नायब नाजिम थे बिहार में, और गिरिया युद्ध के बाद ये बंगाल पर अधिकार करके वहां के नवाब बन गए। एक कथन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है। यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार देंगी। यूरोपियंस के संबंध में यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन था अलीवर्दी खां का। ठीक है। उसके बाद अगला तथ्य है, काल कोठरी की घटना किसके शासनकाल में घटी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी, अभी बताया था आपको। मीर कासिम अलीवर्दी खां के सबसे अच्छे उत्तराधिकारियों में से एक था, और ये पपेट नहीं बना रहना चाहता था, कठपुतली नहीं बना रहना चाहता था, तथा इसने अपने राज्य में सुधार करने का संकल्प किया। और 1762 में इसने अपनी राजधानी बदल दी, मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके मुंगेर की तरफ ले गया, ताकि अंग्रेजों के दबाव को थोड़ा कम किया जा सके और राज्य का अपने विकास किया जा सके। इसने अपने सेना के गठन पर और उसको बेहतर करने पर भी काफी जोर दिया, और मीर कासिम अपने को एक स्वतंत्र नवाब मानता था, लेकिन अंग्रेज इसके विपरीत चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि उनका नवाब कठपुतली बना रहे, वो जैसा चाहे वैसा करता रहे। और ये जल्दी ही इन दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष शुरू हुआ आंतरिक सीमा शुल्क को लेकर, क्योंकि अंग्रेज जो फर्रुखसियर का फरमान था 1717 का, उसका मिसयूज कर रहे थे। और यहां पर मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त कर दिया। ये अंग्रेजों के लिए बड़ी दिक्कत की बात थी। तो फिर अंग्रेजों को भी कर देने के लिए बाध्य करने लगा मीर कासिम। तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच पहली लड़ाई जो हुई, उसके बारे में बात करते हैं। बक्सर के युद्ध के पहले भी एक बार लड़ाई इनके बीच हो चुकी थी, इस पर कम चर्चा होती है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अंग्रेजों ने आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त करने का कड़ा विरोध किया। इसको लेकर 1763 में, सन याद रखिएगा, 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच लड़ाई छिड़ गई।
और लड़ाई के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने, अंग्रेज मजबूत थे, काफी मजबूत थे उस समय मीर कासिम से, तो उन्होंने कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर, इन 5 जगहों पर मीर कासिम को बुरी तरह हरा दिया। ये जगहों के नाम आप नोट करिएगा। उसके बाद मीर कासिम अवध भाग गया और वहां जाकर सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनके साथ मिलकर एक संघ का गठन किया ताकि अंग्रेजों से बंगाल को फिर से प्राप्त किया जा सके। और इस संघ में आप देखिए कि नवाब सुजाउद्दौला थे, शाह आलम द्वितीय थे और मीर कासिम, ये 3 लोग मिलकर इकट्ठे हुए ताकि अंग्रेजों को शिकस्त दी जा सके और फिर अपने देश में अपने हिसाब से उसको आगे ले जाया सके। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अवध की कहानी देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमने अवध के नवाब सुजाउद्दौला की बात की है, तो पहले अवध की कहानी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। अवध के नवाब के बारे में देखते हैं। अवध का जो पहला नवाब था सआदत खां था। उसके बाद सफदर जंग यहाँ का नवाब बना। सन ध्यान से नोट करते जाइएगा। फिर उसके बाद सुजाउद्दौला नवाब बने थे। 1754 से 1775 के बीच ये नवाब थे। उसके बाद आसफुद्दौला 1775 से 1797 तक ये नवाब थे। फिर वजीर अली थे 1797 से 98 तक। सआदत अली खां द्वितीय नवाब थे 1798 से 1814 तक। गाजिउद्दीन हैदर अली खान नवाब थे 1814 से 27 के बीच। नासरुद्दीन हैदर थे 1827 से 37 के बीच। मोहम्मद अली शाह थे 1837 से 42 के बीच। अमजद अली थे 1842 से 47 के बीच। और इसके आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह। तो अवध जो था मराठों और अंग्रेजों के बीच बफर स्टेट के रूप में था। मतलब मराठों के साम्राज्य के बगल में था और अंग्रेजों के भी बगल में था। अंग्रेज जहां अपना ठिकाना बनाए हुए थे। इसका निर्माण जो था मोहम्मद शाह के काल में हुआ था और इसके संस्थापक माने जाते हैं सआदत खां बुरहानुल मुल्क। मोहम्मद शाह ने सआदत खां को 1720 से 1722 तक आगरा का गवर्नर बनाया था और 1722 में सआदत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है। इसी सआदत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जब इसको आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया नादिर शाह को, तो सआदत खान ने कहा नादिर शाह से कि आक्रमण करने के बाद लूट से तुम्हें 50 करोड़ तक के रुपए मिलेंगे। ये 50 करोड़ रुपए उस समय 1739 में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बराबर थे। लेकिन शाह को, नादिर शाह को सिर्फ 30 करोड़ रुपए मिले हैं। तो उसने सआदत खान से कहा कि अब जो हमारे बाकी 20 करोड़ रुपए कम हुए हैं वो तुम दो। तो डर की वजह से सआदत खान ने 1739 में आत्महत्या कर लिया। आइए सफदरजंग के बारे में बात करते हैं। सआदत खान का भतीजा व दामाद अबुल मंसूर खां सफदरजंग उसके बाद उत्तराधिकारी बना और ये इसका शासनकाल था 1739 से लेकर 1754 के बीच में। ठीक है। 1745 में सफदरजंग में रुहेलों के विरुद्ध एक सैनिक अभियान किया परंतु असफल रहा। ये भी तथ्य आता आपकी परीक्षा में। उसके बाद 1748 में अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण के दौरान उसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। ये याद रखना है आपको। इस बार ये लोग अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध थे और आगे चलकर ये साथ देते हैं। पेशवा सिंधिया और मल्हार राव के साथ इन्होंने मैत्री संधि की और 1754 में इसकी मृत्यु हो गई। एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में माना जाता है कि इसने योग्यता के हिसाब से पद वितरित किए, न कि धर्म के हिसाब से। और इसके शासन में सबसे उच्च पद पर हिंदू व्यक्ति था, हिंदू महाराज, उसका नाम था
नवाब राय, ये स्टेट सिविल सर्विसेज में ये आ चुका है फैक्ट। तो सफदरजंग जो था, इसने योग्यता अनुसार पद वितरित किए, और इसके समय जो सबसे उच्च पद पर हिंदू महाराज जो था, नवाब राय था। इसने कला संस्कृति को भी बढ़ावा दिया, और जो हम लखनवी तहजीब की बात करते हैं, वो सफदरजंग के ही समय लखनऊ में, अवध में विकसित हुई। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा में आ चुके हैं, इस स्लेट पे बात करना जरूरी था। अब हम सुजाउद्दौला की बात करते हैं, जिन्होंने 1754 से लेकर 1757 तक शासन किया। ये सफदरजंग के पुत्र थे, और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। तो ये आप देखिए, पहले सफदरजंग ने साथ नहीं दिया था, ठीक है, इन्होंने साथ नहीं दिया था, लेकिन सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया है तीसरे युद्ध में। ये ध्यान देने वाली बात है। इसने मीर कासिम को शरण दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में भाग लिया। तो आप देखिए, इसने 1754 से लेकर 1775 तक शासन किया है, और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। यानी कि इसके समय कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? एक तो प्लासी का युद्ध हो गया, दूसरा अहमद शब्द आप शाह अब्दाली का साथ दिया था इसने पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, ये भी इसके समय लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध ये लड़ा गया था। तो इसके समय 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे, वो आपको याद रखने हैं। प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, और बक्सर का युद्ध। ये सब आपकी परीक्षा में आते हैं। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 1765 में क्लाइव ने इससे कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम को दे दिए, शाह आलम द्वितीय को दे दिया। ठीक है, ये हुई संधि, ये इलाहाबाद की संधि कहलाती है। लेकिन उसके बाद 1773 की संधि थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, वॉरेन हेस्टिंग के साथ हुई थी, और इस संधि का नाम है बनारस की संधि। इसके तहत उल्टा हुआ, इलाहाबाद और कड़ा 50 लाख रुपए में हेस्टिंग्स ने दोबारा इसको बेच दिया। ठीक है, सुजाउद्दौला को बेच दिया। तो जब इलाहाबाद की संधि हुई तो इसने अंग्रेजों को दे दिया, और जब बनारस की संधि हुई तो इसको वापस मिल गए इलाहाबाद और कड़ा 50 लाख रुपए में। ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। 1774 में इसने रुहेलखंड पर आक्रमण किया, तथा रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां की हत्या कर दी, और रुहेलखंड को अवध में सम्मिलित कर लिया। 1775 में इसकी मृत्यु हो गई। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे सुजाउद्दौला को लेकर। आइए वापस लौटते हैं और बक्सर की लड़ाई के बारे में बात करते हैं। मीर कासिम और शाह आलम, इनके गठजोड़ की बात करते हैं। मीर कासिम ने अवध के नवाब से सहायता की याचना की, मदद मांगा उनसे, और नवाब सुजाउद्दौला इस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। मराठे पानीपत की तीसरी लड़ाई से उबर नहीं पाए थे, जो कि 1761 में हुआ था। मुगल सम्राट भी इनके यहाँ शरणार्थी था, सुजाउद्दौला के यहाँ। उसे अहमद शाह अब्दाली की मित्रता प्राप्त थी। तो 1764, ये सन याद रखिएगा, 1764, जनवरी 1764, इस समय मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मिलता है, और शाह आलम भी उनके साथ हो जाता है। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों एक दूसरे पर संदेह करते थे। उसके बाद अक्टूबर 1764 में बंगाल से अंग्रेजों को बाहर करने के आखिरी प्रयास में मीर कासिम अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेनाएं, आर्मी इनकी लड़ने के लिए एक साथ आई। मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बक्सर में नवाबों और मुगल सम्राट की सेनाओं को पराजित कर दिया। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बनारस के राजा बलवंत सिंह तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। और लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी दीवानी और राजस्व का अधिकार अंग्रेज कंपनी के पास चला गया। मतलब पैसा इकट्ठा करने का काम अंग्रेज करेंगे। और इस निर्णायक लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि कर दी, और अंग्रेजों द्वारा कठपुतली नवाब के माध्यम से
बंगाल पर शासन करने की जो अभी तक परंपरा चली आ रही थी मीर जाफर और मीर कासिम के जरिए, वो परंपरा इन्होंने अब खत्म कर दिया। अब इन्होंने तय किया कि हम खुद रूल करेंगे। और इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया इस युद्ध के बाद। इस युद्ध का बड़ा महत्व है। इसके पहले जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो ब्रिटिश साजिश से हुई थी। ब्रिटिश जो थे साजिश के तहत जीते थे उस लड़ाई को। लेकिन बक्सर की लड़ाई एक पूर्ण युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इस लड़ाई का महत्व इस तथ्य में था कि इसमें न केवल बंगाल के नवाब बल्कि भारत के मुगल सम्राट शाह आलम भी अंग्रेजों से हार गए। अंग्रेजों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो शाह आलम को बंदी बना चुके हैं। और फिर उसके बाद इस जीत से अंग्रेजों को उत्तरी भारत में एक महान शक्ति और पूरे देश पर वर्चस्व का दावेदार बना दिया। आइए जरा मानचित्र को थोड़ा देखते हैं। इस मानचित्र में हम बक्सर और प्लासी की स्थिति को जरा देखें। प्लासी यहां वेस्ट बंगाल के ऊपरी छोर पे है और बक्सर बिहार के पश्चिमी छोर पे है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इस युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का फिर से नवाब बनाया गया और वह अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्धमान और चटगांव, इन 3 जिलों को अंग्रेजों को सौंपने के लिए सहमत हो गया। मिदनापुर, बर्धमान और चटगांव, ये 3 जिले। प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया 1757 से 1760 तक। ये सन आपको याद रखना है। इसके बाद बक्सर की जीत के बाद लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया 1765 से 1767 के बीच में। ये आपको देखिए, मतलब 1760 के बाद क्लाइव दोबारा वापस चले गए थे, ब्रिटेन वापस चले गए थे। लेकिन जब बक्सर की जीत मिली इनको, तो फिर क्लाइव की स्ट्रैटेजिक और दूसरी जो उनकी नीतियां हैं उसकी जरूरत कंपनी को महसूस हुई, तो दोबारा उनको 1765 में बुलाया गया। ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर एक और फैक्ट है, बक्सर के युद्ध के समय कंपनी का जो गवर्नर था उसका नाम याद रखिए, वेंसी टॉट। बक्सर के युद्ध के समय कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। ठीक है, क्लाइव ने ही इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए। ये सारी चीजें अभी हम आपको बता रहे हैं आगे। इलाहाबाद की संधि क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ क्रमशः इलाहाबाद की पहली और दूसरी संधि की। तो इस तरह इलाहाबाद की संधि के 2 हिस्से हुए। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के बीच हुई संधि। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट के बीच संधि। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को क्यों नहीं शामिल किया? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो उस पर बात करते हैं। बंगाल का जो भूतपूर्व नवाब था मीर कासिम इस लड़ाई में मारा गया था और इसकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर के लड़के निजामुद्दौला को बंगाल का नया नवाब बनाया। निजामुद्दौला अल्पवयस्क थे और साथ ही वो कंपनी की कृपा से बंगाल के नवाब बने थे। इसलिए कंपनी ने बंगाल के इस अल्पायु नवाब को इलाहाबाद की संधि में शामिल करना जरूरी नहीं समझा। ये तो पहला कारण है। दूसरा, इलाहाबाद की संधि में बंगाल के बारे में भी शर्तें मौजूद थी। वो शर्तें क्या हैं? पहला, शर्तें, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इन शर्तों को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ तय करती है, न कि बंगाल के नवाब के साथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब बंगाल फिर से मुगल सम्राट की केंद्रीय सत्ता के तहत आ जाता है, क्योंकि असल में तो मुगल एम्परर ही उस पूरे इलाके के बादशाह थे, जिसे पहले अलीवर्दी खान ने
औरंगजेब की मौत के बाद स्वतंत्र प्रांत घोषित कर लिया था। तो ये एक बड़ी वजह है। इलाहाबाद की संधि, जो पहली संधि है उसके बारे में बात करते हैं। यह 12 अगस्त 1765 को कंपनी और शाह आलम के बीच हुई। इसमें कई बातें सामने आई, जिसमें दो प्रमुख चीजें थी, दीवानी अधिकार और निजामत अधिकार। तो ये चीजें कहलाती हैं ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, दो तरह की सरकारी प्रणाली। और इसकी शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर की लड़ाई के बाद। तो दीवानी राइट्स क्या होती हैं और निजामत राइट्स से कैसे अलग है? दीवानी का मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना, राजस्व इकट्ठा करना, जो कि यह अधिकार कंपनी के पास बना रहा। और निजामत राइट मतलब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकार, जैसे पुलिसिंग, जुडिशियल राइट, ये सब बंगाल के नवाब के पास बने रहे। तो ये सब क्या है, ये भी हम बताएंगे अभी आपको। फिर इलाहाबाद की संधि में जो बातें और प्रमुख थी, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए, और मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन देना स्वीकार किया। तो आप देखिए कि भारत का जो सम्राट है, मुगल सम्राट, वो अब अंग्रेजों की शरण में आ गया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी अंग्रेजों के लिए। और असल में इस लड़ाई में तो शाह आलम खुल के लड़ भी नहीं रहे थे। जो मेन किरदार थे वो तो मीर कासिम और सुजाउद्दौला थे। लेकिन देखिए, बस हंसी खेल में ही मुगल सम्राट अंग्रेजों के शिकंजे में आ गए, और इसका कैसे अंग्रेजों ने फायदा उठाया। मुगल सम्राट से संधि की शर्तें तय करके कंपनी ने खुद को केंद्रीय सत्ता के तौर पर स्थापित कर लिया। नाम मात्र के ही सही, लेकिन यही फेस तो यही थे कंट्री में, एम्परर के तौर पर। तो इनके आड़ में फिर अब अंग्रेजों ने अपनी नीतियां धीरे धीरे आगे बढ़ानी शुरू की। इलाहाबाद की संधि से बंगाल में कंपनी के पूर्ण शासन का रास्ता खुल गया, और आगे भविष्य में भारत का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के अधीन आ गया। आप इस चित्र को देखिए, ये मुगल सम्राट शाह आलम है और ये कंपनी का एक क्लर्क है। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जब थॉमस रो आता था जहांगीर के सामने, तो कैसे घुटने के बल झुकता था जहांगीर को खुश करने के लिए। और वो एक जमाना था, और एक जमाना ये है कि दूसरा जो मुगल सम्राट है, एक मामूली से क्लर्क के सामने शर्तें तय कर रहा है, बातें कर रहा है। तो ये थोड़ा सा एक रोचक सी बात है। आगे देखते हैं कि इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है वो कब हुई। 16 अगस्त 1765 को, जो कि क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुई। और इस संधि की शर्तों में यह था कि इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का बाकी हिस्सा सुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। यानी कि सुजाउद्दौला के साथ एक थोड़ा सा भाईबंदी का रिलेशन दिखाने की भी कोशिश की गई। क्यों की गई, अभी हम बता रहे हैं आपको। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई, और कंपनी को अवध में मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। मुक्त व्यापार यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, उनको पैसा इकट्ठा करना, उनको ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, अंग्रेजों का यही तो उद्देश्य था, प्रारंभिक उद्देश्य यही था। सुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की तरह लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। राजा बलवंत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध भीषण युद्ध किया था। तो फिर हम क्या देखते हैं इलाहाबाद की संधि में, तीन खास बातों को। पहला, कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया। इसका मतलब इन इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी ही रेवेन्यू की वसूली करेगी। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मतलब ये है, पहली बार अंग्रेजों के जीवन में, जब अंग्रेज 1608 में भारत की धरती पर आए थे, उसके उसके बाद से लेकर अभी तक ये सिर्फ ट्रेड रेवेन्यू की बात करते थे। मतलब व्यापार से जो रेवेन्यू हासिल होगा वही उनका रेवेन्यू था। लेकिन अब बक्सर की लड़ाई के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद, अब वो टेरिटोरियल रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। मतलब भारत की धरती से रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। ये है अंग्रेजों की कूटनीति और शातिर नीतियां। दूसरा, अवध में कंपनी के व्यापार को कर से छूट मिल गई, और अवध को कंपनी द्वारा सैन्य सहायता देने की बात कही गई। इसका मतलब कि अवध सैन्य दृष्टिकोण से पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर हो गया। अब जरा अवध का नक्शा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये पूरा अवध का इलाका है।
जो आज उत्तर प्रदेश और लखनऊ के इलाके हैं वो अवध में आते हैं। आप देखिए कि एक तरफ यहाँ पर जो मराठा साम्राज्य है, एक विशाल मराठा साम्राज्य, ये अवध पर अटैक करते थे बार बार। और इधर पानीपत और दिल्ली के रास्ते अहमद शाह अब्दाली इधर अटैक करता था। यानी कि अवध जो है बंगाल के लिए एक बफर स्टेट है। मतलब इधर से भी अगर दुश्मन आते हैं और इधर से दुश्मन आते हैं तो अंग्रेजों तो सुरक्षित बने रहेंगे सिर्फ इस अवध की वजह से। और इसीलिए उन्होंने सुजाउद्दौला के सिर पर हाथ रखकर एक भाईबंदी दिखाई उनके साथ कि देखो भाई, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ, हम तुम्हारा राज्य भी तुम्हें वापस करेंगे, क्योंकि तुम तो वो तो बफर स्टेट था, उससे तो उनको फायदा ही होना था। वो उनके लिए सुरक्षा दीवार के रूप में काम कर रही थी ये पूरा इलाका। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जब आपके ऊपर कोई अटैक करेगा, मतलब मराठे या इधर से अहमद शाह अब्दाली या अफगान, तो हम आपको सेना देंगे। तो ये सुजाउद्दौला को शुरू में ये बात समझ में नहीं आई, पर धीरे धीरे सुजाउद्दौला को भी बात समझ में आई। कंपनी ने अवध को अपने अधीन क्यों नहीं लिया, इस पर बात करते हैं। अवध को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत लेने से कंपनी पर एक बड़े भूभाग की सुरक्षा की जिम्मेदारी आ जाती और अवध की सीमा अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान और मराठों के हमले के लिए खुली हुई थी। इसके अलावा अवध एक बफर राज्य के तौर पर काम कर रहा था। बफर राज्य यानी कि सुरक्षित राज्य के तौर पर काम करता था। इसके अलावा अवध का नवाब सुजाउद्दौला कंपनी के प्रति लगातार निष्ठावान बना रहा। बंगाल में द्वैत शासन पे बात करते हैं। द्वैत शासन का अर्थ है दोहरी नीति या दोहरा शासन। क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन स्थापित किया, जिसमें दीवानी यानी कि भू राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी के पास रहा, लेकिन प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया, जबकि निजामत यानी कि फौजदारी यानी कि पुलिसिंग, इसके जो राइट्स थे बंगाल के जो अल्पवयस्क नवाब थे नजीमुद्दौला, उनके हाथ में थी। तो दीवानी और निजामत, इनके कार्यों का जो विभाजन है वही द्वैध शासन कहलाता है। इस व्यवस्था की विशेषता ये थी कि ये उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व की बात करता था। मतलब जिसके पास अधिकार है उनको कोई पास कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, और जिनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है उनके पास अधिकार नहीं है। तो इस योजना के तहत सैनिक संरक्षण, विदेश व्यापार नीति और विदेश व्यापार का प्रबंधन एक कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया, और लगान वसूलने के लिए और न्याय के लिए भारतीय अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। तो लगान वसूलने के लिए मोहम्मद रजा खां को बंगाल का, सिताब राय को बिहार का और राय दुर्लभ को उड़ीसा का दीवान बनाया गया। इनके नाम नोट करिएगा, आपकी परीक्षा में आते हैं। मैं रिपीट करता हूं, मोहम्मद रजा खां को बंगाल का, सिताब राय को बिहार का और राय दुर्लभ को उड़ीसा का दीवान बनाया गया। तो इसका मतलब क्या क्या रहा? इसका मतलब ये रहा कि कंपनी ने दीवानी का उत्तरदायित्व खुद लेने के बजाय भारतीय नायब दीवानों को सौंप दिया। वो पैसा लेके आएंगे और ये अपनी जेबें भरेंगे। वैध शासन के तहत कंपनी को राजस्व वसूलने तथा बंगाल के नवाब को शासन चलाने का अधिकार था, और यह शासन प्रणाली बंगाल में 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत लाई गई थी। इस प्रणाली को बंगाल के अलावा बिहार और उड़ीसा में भी लागू किया गया। ये जो बंगाल की हम बात कर रहे हैं बार बार ब्रिटिश शासन के तहत, उसमें आज का बांग्लादेश, वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सब शामिल थे उस समय। तो दीवानी की क्या बात हुई इन शर्तों में? इलाहाबाद की संधि से पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के लिए मुगल बादशाह ही अपनी तरफ से एक दीवान नियुक्त करते थे, लेकिन इस संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का काम कंपनी को सौंप दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह द्वैध शासन क्यों अपनाया, उसकी वजह क्या थी? असल में कंपनी को भारत में शासन के मामले में अनुभव नहीं था, और यह कंपनी खासतौर पे एक ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। इसके अलावा इस कंपनी के पास उस समय योग्य और प्रशिक्षित प्रशासक नहीं थे।
तो अगर कंपनी दीवानी और निजामत इन दोनों अधिकारों को अपने साथ में ले लेती हाथ में, तो कंपनी की इनकम कम हो जाती और उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती, क्योंकि इन नए अधिकारियों के लिए उसको पैसे और सैलरी का इंतजाम करना पड़ता। द्वैध शासन को अपनाने का एक और कारण यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी राजनीतिक शक्ति अर्जित करने के बजाय कहीं न कहीं अपने व्यापारिक हितों पर ज्यादा फोकस कर रही थी, और इस द्वैध शासन प्रणाली के तहत कंपनी के व्यापारिक हित सुरक्षित हो रहते हैं। इसलिए कंपनी ने राजनीतिक शक्ति बंगाल के नवाब के पास बने रहने का विकल्प चुना। इसके अलावा कंपनी यह दिखाना चाहती थी कि उसने बंगाल पर वास्तव में अधिकार नहीं किया है और कंपनी की प्रकृति अभी भी व्यापारिक है। कंपनी को संदेह था, इन अंग्रेजों को यह डाउट था कि बंगाल की राजनीतिक सत्ता अगर हाथ में ले लेंगे तो शायद ब्रिटेन की पार्लियामेंट इनके काम में हस्तक्षेप शुरू कर देगी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को यह भी संदेह था कि जो बाकी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां उस समय मौजूद हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेंगी और न ही कंपनी को चुंगी शुल्क इनका भुगतान करेंगी, जैसा कि अभी तक वो बंगाल के नवाब को कर रहे थे। इसके अलावा इन अंग्रेजों के, जो कि यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बाकी प्रतिस्पर्धी थे, उनका दमन नहीं हुआ था। मराठे अभी भी विद्रोह करते थे और बार बार आसपास के इलाकों पर अटैक करते थे। अगर कंपनी राजनीतिक सत्ता को सीधे सीधे अपने हाथ में ले लेती तो इससे तो पहले भारतीय शासक असुरक्षित महसूस करते, फिर आगे एकजुट होकर इन पर अटैक कर देते, आक्रमण कर देते। इसके अलावा बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट अभी भी भारत में आम जनता के बीच काफी प्रतिष्ठित थे और लोगों पर उन पर काफी भरोसा था। यदि कंपनी राजनीतिक सत्ता ले भी लेती तो संभावना थी कि भारत में आम जनता, खासकर बंगाल की जनता के बीच कंपनी। इलाहाबाद की संधि का एक विश्लेषण करते हैं थोड़ा सा। बक्सर की युद्ध को जीतकर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सैन्य शक्ति का लोहा पहले ही मनवा चुकी थी, किंतु इलाहाबाद की संधि की शर्तों के माध्यम से कंपनी ने अपनी कूटनीतिक प्रखरता को साबित किया। इलाहाबाद की संधि की शर्तें पूरी तरह से कंपनी के पक्ष में थीं और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि कंपनी की भूमिका एक विजेता की थी। द्वैध शासन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था में दोष उत्पन्न होने लगे और आगे चल के नवाब के अधिकारियों तथा कंपनी के कर्मचारियों के बीच मतभेद पैदा होने लगे। इसके अलावा कंपनी यही नहीं रुकती है, वो शासन व्यवस्था के संबंध में भी नवाब के काम में हस्तक्षेप करती है, जबकि शासन व्यवस्था का काम तो नवाब का था, लेकिन ये तो वही करेंगे ना जिससे उनको आर्थिक फायदा हो, तो नीतियां भी ये वही बनवाएंगे जो इनके आर्थिक हितों के अनुरूप हो। द्वैध शासन का सबसे बुरा प्रभाव बंगाल की जनता पर पड़ा। कंपनी के कर्मचारी जो दीवानी वसूल करने में काफी कठोरता दिखाते थे और कृषि उपज में जब कमी होती थी उसके बाद भी इस व्यवस्था का व्यापार और वाणिज्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जहां एक तरफ कृषकों से या किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूला जाता था, वहीं दूसरी तरफ भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स के लिए कोई बड़े प्रयास नहीं किए गए, जिससे किसानों की आर्थिक बदहाली सामने दिखने लगी। इसके अलावा बंगाल के वस्त्र उद्योग को काफी क्षति पहुंची, क्योंकि कंपनी ने इंग्लैंड के रेशमी वस्त्र उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योगों को हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। और उसके बाद बंगाल की जो दयनीय हालत हुई उससे अंग्रेज भी थोड़ा घबरा गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्टेटमेंट दिया। उसने बोला कि मैं निश्चय पूर्वक ये कह सकता हूं कि 1765 से लेकर 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद नहीं थी। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के बंगाल का गवर्नर नियुक्त होने के बाद क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन का अंत हो गया। द्वैध शासन से कृषि व्यवस्था को काफी आघात लगा था और 1770 में बंगाल के अकाल की वजह से किसान भाइयों की हालत काफी खराब हुई। द्वैध शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का पूरी तरह से अभाव था। यह एक अधूरी योजना थी जो पूरे भारत के लिए एक मजाक का विषय बनी रही।
तो ये सब था आज बंगाल के बारे में। आने वाले अंक में हम इतिहास के कुछ और महत्वपूर्ण पन्नों को पलटेंगे। धन्यवाद।